कंजर्वेशन हमारा आज का टॉपिक है और एकदम क्लियर दिख रहा है। देखो, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन क्या होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको इमेजिनेटिव होना पड़ेगा। क्यों इन ऑर्डर टू मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इमेजिनेशन होना पड़ेगा, रखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन तब आता है पिक्चर में जब आपको बहुत सारे सीक्वेंस में काम कराए जाएंगे रिएक्शन के, और आप जब उनको देखोगे तो आप एकदम क्वेश्चन में सोचोगे ये क्या हो गया मेरे क्वेश्चन में। जैसे मेरे पास 2-3 क्वेश्चन है, मैं उनको ले लेता हूँ तो हम लोग उनसे मतलब डील करेंगे। जैसे तो मैं इसे एक तरीके से समझाता हूँ। जैसे प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, जैसे मान लो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन हमसे क्या कहता है कि कोई भी आप रिएक्शन ले लो। जैसे आप कोई रिएक्शन लेते हो H2 + 1/2O2 गिव्स H2। अब अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि मान लो इसके बीच में मान लो जैसे मान लो कुछ भी रिएक्शन हुई होती, ये रिएक्शन हुई होती, फिर इसको मैंने यहाँ बनी हुई चीज़ को मतलब जैसे मैं रुको बताता हूँ। लेट्स से ऐसे समझो, मान लो इस रिएक्शन के बीच में 1000 और रिएक्शन हो गई होती, और 1000 और रिएक्शन हुई होती और वो ख़त्म हो गई होती, और उसके बाद हमारा H2O बनता। तो क्या तुम एक बात मतलब यहाँ पे तुम श्योरिटी के साथ क्या बोल सकते हो? श्योरिटी के साथ तुम ये बोल सकते हो कि जितना मेरा हाइड्रोजन था वो सारा का सारा यहाँ ट्रांसफ़र होगा इस मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन में, और जितना मेरा ऑक्सीजन था वो भी सारा का सारा कहाँ ट्रांसफ़र होगा, इसके ऑक्सीजन में। तो ये चीज़ हम श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि मतलब हमारे जितने एटम्स हाइड्रोजन के थे यहाँ पे भी उतने ही एटम्स हाइड्रोजन के प्रेजेंट रहेंगे। तो बेसिकली POAC मतलब आपको यूज़ कहाँ कहाँ करने को आ सकता है। देखो, POAC आप जनरली वहाँ यूज़ करोगे जहाँ पे आपको मतलब वेट रिलेटेड जब हमारी वेट रिलेटेड बातें आएंगी तब हम मतलब POAC को यूज़ करेंगे। और जब आपको ऐसा सेंस आए कि आपको यहाँ बैलेंसिंग करनी पड़ेगी तब हम POAC को बिल्कुल मत यूज़ करेंगे। कई बार होता है हमको बैलेंसिंग करके करना होता है क्वेश्चन, लेकिन हम ज़बरदस्ती POAC करने के चक्कर में क्वेश्चन को और क्रिटिकल बना देते हैं और क्वेश्चन हमारा और ख़राब हो जाता है। तो POAC वहीं पे यूज़ करें जहाँ पे मतलब आपको ऐसा सेंस आए कि यहाँ पे आपको कुछ वेट रिलेटेड, या फिर जैसे अधिकतर होता है जो आपके केरियस मेथड वाले सवाल आप देखोगे, जैसे मैं भी एक कराऊंगा, फिर डूमास मेथड वाले, एस्टिमेशन वाले जितने प्रॉब्लम्स होंगे वहाँ आपको POAC जनरली यूज़ करना होता है। तो वहाँ पे आप POAC यूज़ करोगे और वहाँ पे आप मतलब इन चीज़ों को अप्लाई करोगे तो आपको समझ आएगा कि POAC कैसे होगा। तो अभी तो मैंने ओवरव्यू दिया है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन के ज़रिए समझाता हूँ कि POAC यूज़ कैसे करनी होती है। तो एक सेकंड रुको, बस मैं क्वेश्चन ले लूँ। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, हाँ, तो क्वेश्चन ये बोलता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्वेश्चन बोलता है 0.36 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कंटेन सल्फर। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है। अब कंटेनिंग सल्फर, ठीक है, देखो मैं पूरा क्वेश्चन बोलने दे रहा हूँ। 0.36 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर reduced H2SO4 by केरियस मेथड। एक सेकेंड। तो ये था हमारा सवाल पूरा। तो इस सवाल को पढ़ो और तुम्हें सच में देखो, इस सवाल में कहीं पे भी तुम्हें ऐसी फील नहीं आ रही होगी कि तुम्हें बैलेंसिंग करनी होगी, क्योंकि केरियस मेथड तुम अभी जानते नहीं हो तो तुम अभी बैलेंसिंग वगैरह कर नहीं पाओगे। दूसरी चीज़,
ये रिएक्शन तुम सल्फर वल्फर या तो फिर मानो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर के साथ साथ और क्या क्या प्रेजेंट है ये तुम्हें नहीं दिया गया है, तो तुम ये नहीं जान सकते हो कि सल्फर के साथ और क्या था, तो हम इसको बैलेंसिंग यहाँ नहीं करेंगे। तो यहाँ हल्की हल्की फील आ रही है कि POAC लगानी है। और देखो कैलकुलेट परसेंट मास ऑफ सल्फर इन कंपाउंड, मतलब परसेंट मास निकालना है सल्फर का कंपाउंड में। और ये पूरा क्वेश्चन तुम पढ़ के देखो। देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो सबसे पहले तुम्हारे पास जो जो चीज़ें गिवन है तुम उनसे देखो। देखो मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड का तुम्हें वेट दिया हुआ है, इतने ग्राम है तुम्हारे पास, उसने रिएक्ट किया H2SO4 दिया केरियस मेथड से, जिसको जब तुमने ट्रीट किया BaCl2 के साथ तो उसमें 0.2330 ग्राम BaSO4 दिया। और अब तुम्हें सल्फर निकालना है। तो देखो कैसे लगाई जाती है POAC। POAC ये कहती है कि जितना सल्फर तुम्हारा, मतलब जितने मोल सल्फर के ऑर्गेनिक कंपाउंड में थे उतने ही मोल्स तुम्हारे सल्फर के इतने ग्राम BaSO4 में रहेंगे। तो BaSO4 में 1 ग्राम है, 1 सल्फर का मोल है, तो यानी मोल्स ऑफ BaSO4, जितने मोल BaSO4 होंगे उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो पता चल जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने मोल्स थे। ओके, और ऑर्गेनिक कंपाउंड से कितने मोल्स थे, तो लेट से मान लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर के X मोल थे। तो अब तो तुम्हें यहाँ X नहीं पता तो तुम फंस जाओगे। तो अब क्या करें, चलो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर भी तो प्रेजेंट होगा, सल्फर होगा ना प्रेजेंट, तो हम सल्फर पे POAC लगा देते हैं डायरेक्टली। मान लो सल्फर के X मोल थे, तो X मोल सल्फर के थे, तो तुमने मान ला N मोल सल्फर था तुम्हारा उसमें, तो जितना सल्फर यहाँ था उतना ही सल्फर तो BaSO4 में भी होगा। तो बस और क्या तुम्हें करना है, तुम्हें मोल्स ऑफ सल्फर निकालने, W बाई सल्फर का 32 इज इक्वल्स टू इसका तुम्हें दिया ही हुआ है 0.2330 अपॉन इसका BaSO4 का मास मान लो M। तो यहाँ से तुम्हें W पता चल जाएगा, मतलब कितना सल्फर था तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और परसेंट निकालना है तो W को डिवाइड कर दो तुम 0.36 और 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। तो मुझे इसका आंसर पता है, इसका आंसर बेसिकली तुम्हारा 8.29% आएगा, तुम सॉल्व करके ज़रूर देखना। तो ये तुम्हारे POAC के क्वेश्चन होते हैं जो तुम्हें ऐसे होते हैं। एक सवाल और सवाल देखता हूँ मैं होंगे कि नहीं। नहीं और तो नहीं है मेरे पास, दूसरी बुक में देखता हूँ। हाँ ये है क्वेश्चन POAC का, आपको बहुत अच्छा लगेगा क्वेश्चन करके, काफ़ी बढ़िया सवाल है। देखो सवाल क्या कहता है, इसके ज़्यादा सवाल आते नहीं है ना POAC, JEE मेन वगैरह में आते हैं कभी कभी, तो मैं इसका सवाल लिखता हूँ, तब तक वेट करो। देखो तो अगला सवाल क्या कहता है मेरा कि जैसे मान लो m ग्राम K2CO3 है तुम्हारे पास, मैं वेरिएबल लेके चल रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन तुम्हें एग्जाम में करनी है। n ग्राम K2CO3 वाज ट्रीटेड बाय अ सीरीज ऑफ रिएक्टेंट, मतलब बहुत सारे रिएक्टेंट से उसे ट्रीट किया गया है, एंड ऑल द कार्बन, और उसमें जितना भी कार्बन है वो सब कन्वर्ट कर दिया गया है आपका K2Zn होल ट्वाइस FeCN6 होल ट्वाइस, इसमें कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अब पूछा जा रहा है जो मतलब आपका प्रोडक्ट बना, कैलकुलेट द मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, है ना, मतलब ये कितने ग्राम बना होगा आपको ये निकालना है। तो देखो ये भी सिंपल POAC लगाओ। कार्बन के यहाँ पे कितने मोल है, 1 इंटू मोल्स ऑफ K2CO3, तो ये कितना है तुम्हें, ये तुम्हें दिया हुआ है कार्बन के मोल्स, और यहाँ पे अब कार्बन के मोल्स निकालो। कार्बन यहाँ कितना है, 6 6 2 12, 12 इंटू N, इसको मान लो था X, ठीक है। तो तुम्हें इसका मास निकालना है, तो इसमें तुम्हें मोल्स ऑफ K2CO3 कितने होंगे, m ग्राम दिया गया है, और इसके मान लो मोलर वेट MW था,
और इसमें तुम्हें निकालना है 12 इंटू इसका वेट जो रहेगा और इसका MW डैश यानी इसका जो मोलर वेट रहेगा। तो यहाँ से तुम्हारे पास सब चीज़ गिवन है, ये गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा, और इसको तुम इजीली निकाल सकते हो। यही सवाल, इसी तरह के सवाल आते हैं पीओएसी में, कैलकुलेटिव रहते हैं थोड़े से, बस यही दिक्कत रहती है पीओएसी की। बाकी पीओएसी में एज सच कोई दिक्कत नहीं आती। कभी कभी एक टाइप का सवाल आ जाता है, वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। वो भी एक अच्छा सवाल होता है। जैसे मान लो वो सवाल होता है, हाँ देखो, जैसे वो सवाल होता है I2 प्लस Cl2 रिएक्ट करके ICl3 बना रहे हैं, प्लस और क्या बना रहे हैं, ICl, कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनमें ये तुम बताओ मुझे, कुछ मास वगैरह दिया गया है। मान लो ये दिया गया है A ग्राम, ये दिया गया है B ग्राम, इस तरह ये दोनों। तो अब तुम समझो यहाँ पे तुमसे पूछ सकता है कि मोल्स ऑफ ICl3 ICl, ऐसे ये दोनों चीज़ें पूछ सकता है, कितना ICl बनेगा, कितना ICl3 बनेगा। तो वैसे तो यार तुम मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं हो, मतलब बहुत टफ हो जाएगा। पहले तुम इसको बैलेंस करो, फिर ये दोनों चीज़ें तुम्हें बराबर नहीं दी गई, तुम लिमिटिंग रिएजेंट पता करो, फिर लिमिटिंग रिएजेंट के साथ तुम फिर तब थोड़ी तुम्हारे लिए चीज़ें आसान होंगी, फिर तुम इन दोनों के मोल्स पता कर सकते हो। और पीओएसी से तुम इसे कैसे करोगे, देखो सबसे पहले मैं पीओएसी लगाता हूँ आयोडीन पे, तो सारा का सारा आयोडीन इसमें लेट से मान लो इसके Na मोल्स थे, इसके Nb मोल्स थे, तो एक चीज़ बोल सकता हूँ A अपॉन मास ऑफ आयोडीन, इसको Mi लिख रहा हूँ मैं, इज इक्वल्स टू Na मोल्स मान लो इसके थे, तो इसमें भी एक आयोडीन है, इनटू इसका वेट अपॉन इसका मोलर मास MiCl3 प्लस Nb इंटू इसका वेट अपॉन MiCl W डैश। बेसिकली ये तुम्हारे पास चीज़ें थी। मोल्स कभी नहीं पूछेगा, मोल्स नहीं पूछेगा तुमसे, मोल्स हटा दो, मोल्स पूछेगा ही नहीं तुमसे। तुमसे वो पूछेगा तुमसे वो जानते हो क्या पूछेगा, WA बताओ, WB बताओ, मोल्स क्यों पूछेगा। मोल्स में तो फिर तुम्हारे पास दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अगर उसने तुम्हें वजन भी दे दिया हो तब वो तुमसे मोल्स पूछ सकता है ऐसे। तो यहाँ से WA WB निकाल लो, तो Na और Nb जो तुम्हें दिया हुआ है, इन दोनों की वैल्यूज तुम्हारे पास वैसे निकाल सकते थे तुम, मोल्स भी अगर ध्यान से देखो तो मोल्स भी निकाल सकते थे। वेट तो निकाल ही सकते हो, वेट तो तुमने देख ही लिया, वेट इजीली निकाल सकते हो, मोल्स भी निकाल सकते थे Na और Nb। तो इसकी वैल्यू जो होगी तुम्हारी सिंपली Na प्लस Nb हो जाएगी इंटू 1, क्योंकि आयोडीन के मोल्स पे लगा रहे हो ना तुम पीओएसी, तो 1 मोल आयोडीन का Na मोल्स, तो इतने मोल आयोडीन के होंगे, फिर उसका दोबारा लगा दो पीओएसी क्लोरीन पे, तो ये तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, 3 टाइम्स Na प्लस 1 टाइम्स Nb। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को दोनों को तुम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सॉल्व कर लो, और तुम्हें मतलब Na-Nb की वैल्यूज पता चल जाएंगी। तो एक इस टाइप का सवाल आता है, फिर तुम Na-Nb के मोलर मास से मल्टीप्लाई करके दोनों को वेट पता लगा लोगे। तो पीओएसी में जनरल इसी टाइप के सवाल आते हैं, और इससे मतलब कुछ एडवांस सवाल नहीं आता है पीओएसी में। तुम्हें वो कैलकुलेशन में बहका सकता है, बेसिकली तुम्हें वो बहका सकता है बेसिकली कहाँ पे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन की इससे रिएक्ट कर गया, उससे रिएक्ट कर गया, डूमास मेथड, केरियस मेथड और 3-4 मेथड, नाइट्रोजन एस्टिमेशन, इस तरह में वो तुम्हें थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है। बाकी वो कॉन्सेप्ट यही रहेगा। आरसी मुखर्जी से तुम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें काफ़ी अच्छे से ये दिया हुआ है। ओके, सो अभी के लिए रखते हैं, थैंक यू।